एग्जाम्स नेट के चैंपियंस कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके एग्जाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही है। स्टूडेंट्स, आपने हमारी वेबसाइट www.examsnet.com को ज़रूर विजिट किया होगा और अगर नहीं किया है तो अभी विजिट कीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको ये क्वेश्चन पेपर और भी मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स, ना कि सिर्फ ये बल्कि बहुत सारे और भी एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे उनकी डिटेल पीडीएफ सॉल्यूशंस के साथ। आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एक बेहतर तैयारी के लिए। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी स्टेनो ग्रेड सी और डी 17 नवंबर 2022 का शिफ्ट 3 का पेपर। इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के कुछ प्रश्न। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अ वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। ये प्रश्न आपको कहता है कि निम्नलिखित चिन्हों में से कौन सा आदान प्रदान के दिए गए समीकरण को सही बना देगा। यानी कि अगर मैं जो भाग है और जो जोड़ है उनको आपस में बदल दूं, या जोड़ और घटाव को, या गुना और घटाव को, या गुना और भाग को। इस प्रश्न का हल हम हर एक विकल्प को उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न को करने से पहले आपको एक चीज दिमाग में रखनी होगी, वो है हमारा बॉडमास रूल, जो कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स, फिर ऑफ यानी कि का, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और अंत में सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगा। तो भाग और जमा को आपस में बदलने के बाद ये समीकरण आपस में कुछ इस प्रकार से बदल जाएगा। 13 भाग 26 गुना 2 माइनस 5 जमा 4 6 के बराबर होना चाहिए। तो बॉडमास के अकॉर्डिंगली हम सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे। ये आएगा 0.5 गुना 2 माइनस 5 जमा 4। ये 6 के बराबर आना चाहिए। अब इन दोनों को गुना करेंगे, 1 माइनस 5 जमा 4, ये आएगा आपका 0, जो कि 6 के बराबर नहीं है। इसका अर्थ पहला विकल्प आपका गलत है। दूसरे विकल्प की ओर चलते हैं। यह बना देगा 13 माइनस 26 गुना 2 जमा 5 भाग 4, यह 6 के बराबर होना चाहिए। तो 13 माइनस 2 गुना 2 जमा 5 भाग 4। अब यहाँ पर 1 मिनट, 5 भाग 4 सबसे पहले इस दोनों को सॉल्व करने के बाद मेरे पास 1.25 आ जाएगा। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 26 13 माइनस 52 जमा 1.25। अब 13 और 1.25 को जमा करेंगे तो 14.25 माइनस 52, यह आएगा माइनस 37.75, जो कि 6 के बराबर नहीं है। तो दूसरा विकल्प भी मेरा गलत हो गया है। आगे हमने गुना और घटाव को आपस में बदलना है, तो इनको बदलने के बाद मेरा समीकरण कुछ इस प्रकार हो जाएगा। 13 जमा 26 माइनस 2 गुना 5 भाग 4, यह 6 के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले ये दोनों गुना होंगे। अम जी, तो 13 जमा 26 माइनस 2 गुना 1.25, यह 6 के बराबर होना चाहिए। 13 जमा 26 माइनस, इसको मैं 2 से गुना करूँगी तो मेरे पास 2.5 आएगा। यह 6 के बराबर होना चाहिए और ये मुझे देगा 39 माइनस 2.5, ये मुझे देगा 36.5, जो कि 6 के बराबर नहीं है। तो ये भी मेरा गलत हो गया। चलिए डी ऑप्शन की ओर चलते हैं। डी ऑप्शन में आपने गुना और भाग को आपस में बदलना है। परस्पर बदलने के बाद ये समीकरण होगा 13 जमा 26 भाग 2 माइनस 5 गुना 4, यह 6 के बराबर होना चाहिए। तो 13 जमा 13 माइनस 5 गुना 4, 13 जमा 13, यह 26 माइनस 20 और ये मेरे पास आ गया है 6, जो कि 6 के बराबर है। तो चलिए आखिरकार हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही विकल्प निकल के आ गया है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। यदि जमा का अर्थ भाग है और घटाव का अर्थ जमा है, गुना का अर्थ घटाव है और भाग का अर्थ गुना है, तो दिए गए समीकरण में क्वेश्चन मार्क की यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इस समीकरण को पहले लिख लेते हैं। ये 6 भाग 4 गुना 10 जमा 2 माइनस 3। अब बॉड मास का ध्यान रखते हुए और यह समीकरण का ध्यान रखते हुए यह सब
जो भी आपको दिए हुए हैं कि प्लस जो है वो डिवाइड में चेंज होगा, माइनस प्लस में चेंज होगा, इन सब का भी ध्यान रखते हुए हमारा नया समीकरण कुछ इस प्रकार से होगा, 6 गुना 4 माइनस 10 भाग 2 जमा 3, यह किसके बराबर आएगा? अब BODMAS के मुताबिक हम सबसे पहले 10 और 2 को भाग करेंगे जो कि मुझे 5 देगा। अब इन दोनों को 24 माइनस 5 जमा 3 27 माइनस 5 जो कि मुझे देगा 22, जिसको देखते हुए दूसरा विकल्प मेरा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ हमें जो भी अनुसरण है उसका तर्क को ज्ञात करना होगा। तर्क यह रहेगा कि ये कुछ भौगोलिक आपके वो हैं, कुछ शहर हैं, कुछ स्टेट्स हैं इसमें, जैसे भारत एक कंट्री है, एक देश है, कर्नाटक एक स्टेट है, एशिया एक कॉन्टिनेंट है, ऐसे ही दक्षिण भारत और बेलगाम अलग-अलग से ये जगहें हैं जो कि पृथ्वी पर रहती हैं। अगर मैं इन सबको देखती हूँ तो एशिया जो तीसरा विकल्प है, यह एक महाद्वीप है, जो कि सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है। क्योंकि इन सब में और कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई कंट्री, कोई देश है, कोई आपका स्टेट है, जिसे हम राज्य कहते हैं, और कुछ आपके महाद्वीप हैं, कुछ आपके शहर भी हैं। तो इनके देखते हुए सबसे बड़ा एशिया है, एशिया एक भौगोलिक महाद्वीप है, उसके बाद आती है बारी भारत की, जो कि एक देश है, और यह दूसरे नंबर की है, एशिया का द्वीप है जो कि एक देश है। इसकी भौगोलिक इकाई सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई, यह इससे छोटी भौगोलिक इकाई है। भारत के बाद आता है दक्षिण भारत, जो कि भारत के भीतर का क्षेत्र है। तो इसकी इकाई जो है भारत से छोटी है। उसके बाद आएगा कर्नाटक। कर्नाटक एक राज्य है, भारत का राज्य है। अब इसकी इकाई दक्षिण भारत से छोटी है, और सबसे बाद में मेरे पास आता है बेलगाम, जो कि कर्नाटक, यह भारत का राज्य, इसको आप यहाँ पर कह दें, आप ये दक्षिण भारत का राज्य है। कर्नाटक का शहर बेलगाम है, और ये आपके कर्नाटक से भी छोटी इकाई है। तो इसको आप कुछ इस प्रकार देखेंगे, सबसे पहले आपका एशिया, उसके बाद भारत, फिर दक्षिण भारत, कर्नाटक, और फिर बेलगाम। जिसको देखते हुए अब एशिया था आपका तीसरे नंबर पे, 1 4 2 5, 3 1 4 2 5, ये है आपका पहला विकल्प। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 4, यदि ए को ए प्लस को दर्शा रहा है, बी गुना को दर्शा रहा है, सी घटाव को, डी भाग को दर्शाता है, तो निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इसका अनुसरण आपने करना है। तो चलिए ए, बी, सी, सी कहाँ पर है? यहाँ पे सी, सी नहीं है कहीं पर भी। चलिए, तो यहाँ पर ए, बी, डी जो भी है वो हम फिल कर देते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि हमारा ये समीकरण किस प्रकार बनेगा। चलिए, अब ये समीकरण यहाँ पर ए, बी, सी, डी ये सारी श्रृंखलाएँ डालते हुए हमारा ये समीकरण कुछ इस प्रकार से बनेगा, 77 जमा 23 गुना 2 25 भाग 5 बराबर होना चाहिए 8 गुना 32 भाग 4, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह 64। अब बॉड मास का ध्यान रखते हुए सबसे पहले यहाँ पर भाग का हल किया जाएगा। 77 जमा 23 गुना 2 जमा 5, यह बराबर होना चाहिए 8 गुना 8 क्वेश्चन मार्क 64। अब ये दोनों आपस में गुना होंगे तो 77
46 और 5 यह बराबर होना चाहिए 64 और 64 के। अब इन सबको मैं अगर जोड़ लेती हूँ तो मेरे पास आएगा 128, यह होगा 64, प्रश्नवाचक चिन्ह 64। अब आपको मालूम है 64 में अगर मैं 64 को जमा कर देती हूँ तो मेरे पास 128 आता है। तो इसका मतलब 128 होगा बराबर 64 जमा 64 के, तो इसका अर्थ है प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आपका जमा आएगा और जमा होता है ए, तो इसका अर्थ आपका ऑप्शन बी सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 5, अब इस प्रश्न में कहा गया है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो इसमें प्रतिस्थापित करने के लिए चलिए देख लेते हैं इसको ज़ूम करके कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर सबसे पहले ये आकृति पूरी होगी। 1 मिनट, यहीं पे बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार से। ऐसे। अब उसके बाद ये अंदर का यहाँ पर, फिर ये, फिर ये और अंत में ये। इस प्रकार से ये पूरा होगा। तो देखिए ये वाला जो मैंने अभी बनाया है, जो मैंने आकृति अभी बनाई थी वो कुछ इस प्रकार थी। यहाँ पर एक छोटा, फिर थोड़ा-सा बड़ा, फिर इस प्रकार से। ये आकृति है जो मैंने बनाई थी और ये मेल खाती है पहले ऑप्शन से। जिसको देखते हुए पहला विकल्प मेरा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 6, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ दिए गए समूह की संख्याओं के समान संबंधित है। ये 2 समूह आपको दिए गए हैं, इनमें कुछ तर्क स्थापित हो रहा है। वही तर्क आपको ये ज्ञात करना है कि कौन से विकल्प में भी स्थापित हो रहा है। अब नोट क्या है कि संख्याओं को उसके घटक अंकों में तोड़े बिना संपूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 को जोड़ना, घटाना, गुना आदि करना। 13 को हम 1 और 3 में नहीं तोड़ सकते और उन पर कोई भी गणितीय संक्रियाएँ नहीं कर सकते हैं। तो अब हमें जो दिया गया समूह है वो है 17, 31 और 7, 18, 40 और 11। अब यहाँ पर तर्क कुछ इस तरीके से रहेगा, चलिए ध्यान से देखते हैं कि अगर मैं पहली संख्या में तीसरी संख्या को 2 से गुणा करके जमा कर दूँ, तो मेरे पास दूसरी संख्या आएगी। देख लेते हैं 17 जमा 14, ये मुझे देगा 31। इसी प्रकार यहाँ पर पहली संख्या में जब मैं तीसरी संख्या को 2 से गुणा करके जमा करती हूँ, तो मेरे पास दूसरी संख्या आ जाती है। तो इसका मतलब मेरा तर्क रहेगा पहली संख्या जमा तीसरी गुना 2 मुझे दूसरी संख्या देगी। तो चलिए देख लेते हैं, पहले विकल्प को उठाते हैं। यहाँ पर पहला विकल्प है 15, 3 और 9। 15 में अगर मैं 9 को 2 से गुना करके जमा करूँ तो मेरे पास आएगा 33, जो कि 3 के बराबर नहीं है, तो ये गलत विकल्प है। बी में 18, 34 और 7। 18 में मैं 7 को 2 से गुना करके जमा करूँ तो मेरे पास आता है 32, जो कि 34 के बराबर नहीं है। अब सी ऑप्शन में 19, 38 और 9 और डी ऑप्शन में 12, 34 और 11। तो देखिए इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर पहली संख्या में जमा कर रही हूँ 19 इंटू 2, 9 इंटू 2, 19 और 18 और ये 37 है जो कि 38 के बराबर नहीं है। यहाँ पर 12 जमा 11 गुना 2, 12 जमा 22 ये मुझे 34 देगा जो कि 34 है। इसका अर्थ क्या हुआ कि डी विकल्प मेरा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे प्रश्न नंबर 7, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यानी कि इन दोनों में कुछ आपस में संबंध है, वही संबंध इन दोनों में भी है। उसको देखते हुए आपको ये ज्ञात करना है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। इस प्रश्न को करने के लिए हमें इस्तेमाल करना होगा
अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल। आशा करती हूँ आपने इस टेबल के बारे में पहले भी सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो ध्यान से देखिएगा इस टेबल को। यह टेबल बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे प्रश्नों में इसका उपयोग होगा। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा और अपने पास बना के रख लीजिएगा पेपर में भी, क्योंकि कम से कम 5, 4, 5, 6 क्वेश्चंस तक इस टेबल के ऊपर बेस्ड आ जाते हैं पेपर में। तो चलिए, यहाँ पर ए बी सी हमने लिख लिया है, इनको अब हम स्थानांक भी दे देते हैं। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 और 26। तब सबसे पहले आपको दिया गया है कि वेटी इसमें चेंज होता है, तब ध्यान से देखें। यहाँ पर WEIGHTY, यह चेंज होगा। ये किसमें चेंज होता है? GIEWHT और Y। देखिए HT और Y ये तो ऐसे ही रहेगा, इनमें कुछ भी चेंज नहीं था। अब W क्या है? यहाँ से यहाँ पर चला गया है, E यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। असल में हमें शायद इस टेबल की जरूरत पड़ी ही नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए कोई बात नहीं, आपको टेबल का ज्ञात फिर भी होना चाहिए। अब आगे है स्टॉल्स, STORLLS। अब ये परिवर्तित होता है ORTSLLS। ये नहीं चेंज होंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। अब ये S इधर, ये T इधर, R इधर और O इधर। इसको देखते हुए हमें यहाँ पर तर्क जो इन दोनों में अनुसरित हो रहा है उसका ज्ञात हो गया है। यानी कि पहले 4 अल्फाबेट्स जो हैं वह अपनी जगह आपस में बदल लेंगे और आखिरी के 3 अल्फाबेट्स वो नहीं बदलेंगे। इसको देखते हुए हमें ज्ञात करना है कि विजिट्स किसमें परिवर्तित होगा? WIDGET और S। तो ET और S ये इसी प्रकार से रहेंगे, यह किसी में भी परिवर्तित नहीं होंगे। यहाँ पर WID और ये G। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा GDIWETS। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन ए है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें नीचे रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर है आपका, ये श्रृंखला दी गई है और ये ऑप्शंस दिए गए हैं। देखते हैं कौन से डालने के बाद हमें एक क्रम मिलता है, एक पैटर्न मिलता है। तो पहले विकल्प को डालने के बाद ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। A B B C C C D D D C 4 बार आ गया। D। तो 1 मिनट, इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं और 1 2 ये 3 और D फिर E F G और 3 बार G था और फिर H इस प्रकार से। अब यहाँ मुझे कोई भी पैटर्न बनता हुआ नहीं दिख रहा। आगे चलते हैं। A B C D E F G H और H। इसी प्रकार तीसरी जगह पर ये होगा CDFH, जो था उसको डालने के बाद ये कुछ इस प्रकार रहेगा। ABCCCDDDEFFGH और H। अब इन तीनों में मुझे कोई भी पैटर्न नहीं दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर है A BBCCCDDDEFFGG और G और H। यानी कि यहाँ पर चौथा विकल्प जो है वो एक पैटर्न का अनुसरण कर रहा है, जिसको देखते हुए ऑप्शन डी रहेगा मेरा सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे प्रश्न नंबर 9,
जो कहता है निम्नलिखित श्रेणी में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। चलिए श्रृंखला लिख लेते हैं। हमारे पास 57, 50, 55, 52 और फिर प्रश्न चिन्ह है। यहाँ से यहाँ जाने में -7 जमा 5 -3। अब यहाँ पर क्या होगा, इसी श्रृंखला को देखते हैं। देखिए यहाँ पर -7 था, आगे जमा 5 हो गया है और यानी कि यहाँ से यहाँ जाने में मुझ में 2 का अंतर आ रहा है, 7, 5, 3 तो यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पे घटाव है, यहाँ पर जमा है, यहाँ पर घटाव है, तो यहाँ पर जमा आ जाएगा। तो इसका अर्थ 53 इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। आशा होती है आपको, आशा करती हूँ आपको समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 10। किरण अपने पुत्र को एक पुरानी तस्वीर दिखाती है। उसमें एक लड़का है और कहती है तुम्हारी माता के भाई के पिता के भाई के 2 बच्चे हैं। उनमें से एक का विवाह सीता नाम की लड़की से हुआ और इस तस्वीर में दिखाई दे रहा लड़का उनका पुत्र है। तस्वीर में दिख रहा लड़का किरण के पुत्र से किस प्रकार से संबंधित है? इस प्रश्न को करने के लिए हम सबसे पहले एक आपका ये वंश आरेख समझ लेते हैं, वंश वृक्ष समझ लेते हैं, जिसमें एक व्रत को एक महिला के रूप में दर्शाया जाएगा, एक वर्गाकार को पुरुष के रूप में, आपकी 2 लाइन्स को विवाहित जोड़े के रूप में, एक लाइन को भाई-भाई, भाई-बहन या बहन-बहन के रूप में और इसको अगली पीढ़ी के रूप में। तो अब देखिए आपको दिया गया है कि किरण अपने पुत्र की एक पुरानी तस्वीर दिखाती है जिसमें एक लड़का है, कहती है तुम्हारी माता के पिता के भाई के 2 बच्चे हैं। उनमें से एक का विवाह सीता नाम की लड़की से हुआ और इस तस्वीर में दिखाई दे रहा लड़का उसका पुत्र है। अब तस्वीर में दिख रहा लड़का किरण के पुत्र से किस प्रकार से संबंधित है? तो चलिए इसके हिसाब से यहाँ पर बनाते हैं एक आपका वंश का चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले किरण अपने पुत्र को तस्वीर दिखा रही है, तो और वो कहती है कि इसमें एक लड़का है और वह तुम्हारी माता के भाई का, यानी कि यहाँ पर जो किरण का पुत्र है, किरण का पुत्र एक पुरुष होगा और उसकी माता जो यहाँ पर किरण की ही बात हो रही है, उसका भाई तुम्हारी माता के जी, तुम्हारी माता के भाई, माता का भाई ये रहा और माता के भाई के पिता, यहाँ पर माता के भाई का ये पिता हो गया, ये है आपका भाई का पिता और यहाँ पर है भाई। अब माता के भाई के पिता के भाई के, पिता के भाई के, भाई का पिता के भाई के 2 बच्चे हैं, तो इसके 2 बच्चे हैं। देखिए एक इस प्रकार से इसके 2 बच्चे हैं। उनमें से एक का विवाह सीता नाम की लड़की से हुआ है, यानी कि वो एक जो है वो पुरुष होगा और उसका विवाह जो है वह सीता नाम की लड़की से हुआ है और दूसरे का मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है। दूसरी सेकंड चाइल्ड, दूसरी औलाद। अब इस तस्वीर में दिखाई दे रहा लड़का उसका पुत्र है, यानी कि इस तस्वीर में जो दिखाई दे रहा लड़का है, फोटो में जो दिखाई दे रहा लड़का है, वह सीता का पुत्र है। अब प्रश्न था कि तस्वीर में दिख रहा लड़का, यानी कि ये जो लड़का है, वह किरण के पुत्र से किस प्रकार से संबंधित है? देखिए, इस पूरे के पूरे वंश के चार्ट को देखते हुए, ये दोनों आपस में कज़िन्स हैं। इसको देखते हुए आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है। देखिए किरण का पुत्र, उसका भाई और उसके भाई का पिता, आई मीन ये दोनों आपस में भाई-भाई हैं, तो उनका आगे जो वंश होगा, इन दोनों का आगे जो वंश होगा वो आपस में कज़िन्स रहेंगे। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? तो यहाँ पर दी गई श्रृंखला के अनुसार हमारे पास 7, 9, 15, 45, 105, 235 और फिर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है। यहाँ से यहाँ जाने में जमा 2, जमा 6, जमा 30, जमा 60 और जमा 130 है। अब इसका पैटर्न ध्यान लगाने वाली बात ये है कि यहाँ पे हमने 2 से शुरुआत की और यहाँ पर 130 में पहुँच गए। देखिए इतनी बड़ी-बड़ी जब जंप आती है, तब हम या तो गुना का प्रयोग करते हैं या
स्क्वायर या क्यूब का प्रयोग करते हैं। अभी हमें ये देखना है कि इनमें से किसका प्रयोग होगा। देखिए जो 2 है इसको मैं इस प्रकार से लिख सकती हूँ, 1 क्यूब जमा 1, 6 को लिखा जा सकता है 2 क्यूब माइनस 2, 30 को लिखा जा सकता है 3 क्यूब जमा 3, यह रहेगा 4 क्यूब माइनस 4 और ये रहेगा 5 क्यूब माइनस नहीं जमा 5। तो इसी प्रकार यहां से यहां जाने के लिए जो संख्या होगी वह होगी 6 का क्यूब माइनस 6। तो 6 का क्यूब आपके पास होता है यहाँ से 216 और उसमें से 6 माइनस किया तो मेरे पास 210 आता है, यानी कि यहाँ पर 210 जमा होंगे जो मुझे यहाँ पर देगा 445। तो 445 रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। एक निश्चित कोड भाषा में यू को 7878 के रूप में और गो को 108 के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में सेट को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए जो हमने अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल पिछले प्रश्न में बनाया था उसका ही उपयोग होगा। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि उसको दोबारा से एक बारी देख लीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले यू जो है वह आपको ये दिया हुआ है और फिर आपको दिया है गो और आपको पता करना है कि सिट किस में कूटबद्ध होगा। यू वाई का अंक है 25 और ये 15, यू होता है 21 पे। इस प्रकार से देखिए अगर मैं 25 और 15 और 21 को आपस में गुना कर दूं और इसमें 3 जमा कर दूं, इन तीनों को गुना करने के बाद मेरे पास आएगा 7 8 7 5 और इसमें अगर मैं 3 जमा कर देती हूँ तो मेरे पास 7 8 7 8 आ जाता है। इसी प्रकार जी 7वें स्थान पर होता है, ओ 15वें स्थान पर होता है, तो 7 गुना 15 जमा 3 ये होगा 105 जमा 3 यानी कि 108। तो ये रहा 108 और ये रहा 78 78। इसी का अनुसरण करते हुए एस का स्थानांक होता है 19, आई का 9 और टी का 20। 19 गुना 9 गुना 20 में अगर मैं 3 जमा करती हूँ तो इन तीनों को जमा करने के बाद मेरे पास 3 4 2 0, इसमें 3 जमा हो जाएंगे 3 4 2 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा 3 4 2 3। ऑप्शन ए है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे प्रश्न नंबर 13। कीर्ति, सुमन, शुभ, कनक, परी, चारु, श्लोक, शिवी एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख कर कर बैठे हैं। इनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के बीच केंद्र पर बैठे हैं। कीर्ति शुभ के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है, कीर्ति एक कोने में बैठी है। कनक परी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है, परी किसी भी कोने पर नहीं बैठी है। परी कीर्ति का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सुमन चारू की निकटतम पड़ोसी है, सुमन किसी भी भुजा के बीच में नहीं बैठी है। सुमन श्लोक के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। कनक के निकटतम बाएं ओर कौन बैठा है। तो बहुत कुछ दिया हुआ है असल में हमें इस प्रश्न में, तो आपको बहुत ध्यान से एक एक करके सबको उठाना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक वर्गाकार मेज पर बैठे हैं, तो कितने लोग हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये आपका वर्गाकार मेज है, ये रहा। अब इस पर 1 2 3 और 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 जगहें हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि कीर्ति एक कोने में बैठी है। चलिए कीर्ति को यहाँ पर बिठा देते हैं। आगे आपको दिया हुआ है कि कीर्ति शुभ के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। तो बाएं से तीसरे यानी कि शुभ यहाँ पर है, क्योंकि इसका बाएं से तीसरा स्थान ये 1 ये 2 और ये तीसरा स्थान। ठीक है। अब आगे आगे आपको दिया हुआ है परिकीर्ति की निकटतम पड़ोसी नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है परिकीर्ति की निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो परी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। परी कहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है, यहाँ यहाँ और यहाँ। इन चारों में से किसी एक जगह पर परी हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं। 1 मिनट। कीर्ति शुभ के बाएं से तीसरे स्थान पर, कीर्ति एक कोने में बैठी है। कनक परी के
बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। अब कनक और परी दोनों में कुछ भी नहीं है, तो 1 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। परी किसी भी कोने पर नहीं बैठी है। तो परी के बारे में दो चीजें आ गई मेरे पास। पहली कि कनक परी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है, दाएं से दूसरे स्थान पर है। और दिया गया है कि परी किसी भी कोने में नहीं बैठी है, परी कोने में नहीं बैठी है। कीर्ति, परी कीर्ति की निकटतम पड़ोसी भी नहीं है। परी परी के बारे में काफी कुछ दिया हुआ है, पर परी कीर्ति की निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि परी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, इन चारों जगहों में से एक हो सकती है। और ये कोने में नहीं बैठी है, तो इसका मतलब ये कि परी यहाँ पर इन तीनों जगहों में से कहीं भी नहीं हो सकती। इसका अर्थ सिर्फ एक रहता है कि परी यहाँ पर बैठी है। ठीक है। अब दिया हुआ है कि कनक परी के दाएं से दूसरी तरफ बैठी है। तो दाएं से दूसरी तरफ यानी कि कनक यहाँ पर बैठी हुई है। ये भी हो गया है। हम काट देते हैं जो जो हमारे हो चुके हैं। परी शुभ के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है, ये भी हो गया है। कीर्ति एक कोने में बैठी है, ये भी हो गया है। कनक ये भी हो चुका है हमारा। परी किसी भी कोने पर नहीं बैठी है, ये भी हो चुका है। परी कीर्ति की निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये भी हमने हल कर लिया है। अब सुमन चारू की निकटतम पड़ोसी है। ठीक है। अब हमारे पास जगह कौन कौन सी बच रही हैं? ये 3 जगह, ये 1, 2, 3 और 4। ये आपको 4 जगहें हमारे पास बच गई हैं। अब इसमें दिया हुआ है कि सुमन चारू की निकटतम पड़ोसी नहीं है। चलिए, 1, सुमन किसी भी भुजा के बीच में नहीं बैठी है। मतलब सुमन किसी भी भुजा के बीच में नहीं बैठी है। इसका मतलब क्या हो गया कि बीच में नहीं बैठी है, यानी कि सुमन यहाँ पर नहीं हो सकती है। सुमन किसी कोने में है, यानी कि 1, 2, 3 इनमें से किसी एक कोने में है। और वह चारों की निकटतम पड़ोसी भी नहीं है। सुमन और श्लोक के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। तो इसके अनुसार शुभम, सुमन और श्लोक के बीच में 3 व्यक्ति हैं। तो इसके अनुसार मेरे पास 4 लोग बचते हैं। एक तो आपका शिवी है, सुमन, चारू और श्लोक, ये 4 लोग बच रहे हैं। अब सुमन चारू की निकटतम पड़ोसी है, यानी कि सुमन यहाँ पर नहीं बैठी हो सकती, सुमन यहाँ पर भी नहीं बैठी हो सकती, मध्य में तो वो वैसे भी नहीं है। तो इसका मतलब सुमन कहाँ पर है? सुमन यहाँ पर बैठी हुई है। सुमन चारू की निकटतम पड़ोसी है, यानी कि चौथे स्थान पर, यहाँ पर इस जगह पर जो है वो चारू बैठी हुई है। अब बचता है पहला और दूसरा स्थान, और मेरे पास बचते हैं शिवी और श्लोक। शिवी और श्लोक के बारे में दिया हुआ है, सुमन और श्लोक के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। तो सुमन और श्लोक के बीच में यहाँ पे 1, 2, 3, यानी कि यहाँ पर श्लोक बैठा हुआ है। सुमन और श्लोक के बीच में 3 व्यक्ति हैं, यहाँ पर श्लोक है। तो मेरे ख्याल में हाँ, एक बच गया, शिवी। शिवी यहाँ पर बैठा होगा। एक ही जगह बचती है, एक ही इंसान बचता है। तो शिवी आपका यहाँ पर बैठा है। तो चलिए इसको एक बार साफ तरीके से बना देते हैं। यहाँ पे इसके अनुसार सुमन, और यहाँ पर बैठा है शुभ, यहाँ पर बैठा है शिवी, यहाँ पर परी, श्लोक, कनक, कीर्ति और चारू। अब प्रश्न में दिया गया था, क्या पूछा गया है प्रश्न में? कनक के निकटतम बाईं ओर कौन बैठा है? कनक के निकटतम बाईं ओर, यहाँ पर है कनक। निकटतम बाईं ओर कौन बैठा है? श्लोक। तो इसको देखते हुए दूसरा विकल्प मेरा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 14। इस आश्रित चिन्हों को प्रतिस्थापित करने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन का चयन कीजिए। तो ये आपको दिया गया समीकरण है, इसमें सही संयोजन आपको ऑप्शंस डालकर ही ज्ञात होंगे। इस प्रश्न को करते समय आपको BODMAS का ध्यान रखना है। आशा करती हूँ आपको पता है कि BODMAS क्या कहता है। BODMAS कहता है सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन का हल होगा।
तो यहाँ पर ये विकल्प दिए गए चिन्हों को बदलने के बाद कुछ इस प्रकार हो जाएगा। 23 माइनस 12 ये बराबर होना चाहिए 36 गुना 2 गुना 9 भाग 285 के। इन दोनों को अगर मैं आपस में भाग कर लूं तो मेरे पास आएगा 23, इधर इसको तो सॉल्व ही कर लेते हैं, यहाँ पर 11 आ जाएगा। यह बराबर होगा, इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 36 गुना 2 गुना 9 भाग 285 के। तो ये मेरे पास जाएगा 3 और ये 9 5, और तो ये कहीं पे भी नहीं जा रहा है। जी, इसको हल करने के बाद ये बराबर आएगा 2.28 के, जो कि आपस में बराबर नहीं है, जिसको देखते हुए ए मेरा गलत विकल्प है। तो आगे है ऑप्शन नंबर 2, इसमें दिए गए चिन्हों को आपस में बदलने के बाद ये बनेगा 23 गुना 12 जमा 36 भाग 2 माइनस 9, यह 285 के बराबर आना चाहिए। इन दोनों को आपस में भाग करने के बाद मेरे पास आएगा 18 माइनस 9। अब इन दोनों को आपस में गुना करने के बाद मेरे पास 23 और 12 को गुना करने के बाद 276 जमा 18 माइनस 9, इन ये आ जाएगा 294 माइनस 9, जो कि देगा 285। यानी कि मेरा ये वाला उत्तर विकल्प बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। चलिए सी और डी को भी चेक कर लेते हैं। सी में समीकरण चिन्हों को बदलने के बाद ये बनेगा 23 जमा 12 जमा 36 बराबर होना चाहिए 2 गुना 9 2 गुना 285 के। अब इन तीनों को मैंने जमा कर दिया, यहाँ पर 71 आ गया और इन तीनों को गुना करने के बाद मेरे पास 5 1 3 0 आ गया, तो सी भी गलत उत्तर है। आगे ऑप्शन डी। अब चिन्हों को बदलने के बाद ऑप्शन डी कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। 23 बराबर होना चाहिए 12 जमा 36 जमा 2 गुना 9 माइनस 285 के। ये 12 जमा 36 जमा 18 माइनस 285, इन तीनों को जमा करने के बाद मेरे पास 66 285, जो कि 219 आएगा। इसका अर्थ हमारा बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं है, तो डी ऑप्शन भी गलत है और सिर्फ बी ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। अगला है प्रश्न नंबर 15। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है इसको। तो देखते हैं यहाँ पर 2 4 7 11 16 22 और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ से यहाँ जाने में मुझे जमा 2 जमा 3 4 5 6 और फिर यहाँ पर 7, जिसको देखते हुए 29 मेरे इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन सी। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 16। एक निश्चित कूट भाषा में कट को इस प्रकार से कूटबद्ध किया जाता है और कैन को इस प्रकार से कूटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में हिट को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए भी हम अपने अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल का उपयोग करेंगे। तो चलिए उस टेबल का उपयोग करते हुए सबसे पहले कट जो है उसको लिख लेते हैं। अब सी की संख्या होती है 3, क्यू होता है 21वें स्थान पर और ये 20वें स्थान पर। यहाँ पर मुझे ये संख्या दी हुई है। तो 3 में अगर मैं 2 जमा कर देती हूँ तो मेरे पास 5 आ जाता है। 21 में अगर मैं 2 जमा करती हूँ तो मेरे पास 23 आता है। 2 जमा करती हूँ तो मेरे पास 22 आता है। तो ये 5 2 3 2 2 ये रहा। आगे कैन को देखते हैं, CAN ये होता है तीसरे स्थान पे, 1 और ये 14वें स्थान पे। तो अब इनमें भी हम 2 2 जमा कर देते हैं, ये हो जाएगा 5 3 और 16। 5 3 1 6 ये देखिए। तो इसका मतलब हम सही रास्ते पर हैं, सही पथ पर हैं। हिट किस प्रकार से चेंज होगा? एच होता है 8वें स्थान पर, ये 9वें स्थान पर, ये 20वें स्थान पर। इनमें मैं अगर 2 जमा कर देती हूँ, तो मेरे पास आएगा 10, 11 और 22। सो 10, 11 और 22 मेरा पहला विकल्प है, जिसको देखते हुए ऑप्शन ए रहेगा मेरे इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 17। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार दिए गए शब्दों को सही क्रम में दर्शाता है। आपको मालूम है अंग्रेजी शब्दकोश में पहले ए से शुरुआत करते हुए हम जेड की ओर जाते हैं।
तो इसके अनुसार हम पहले यहाँ पर देखिए ए सब में से समान है, फिर एस भी सब में समान है, फिर यहाँ पर एस है और टी है, एस, सी, एस और एस। अब अंग्रेजी शब्द में सबसे पहले इनमें से सी आता है, जिसको देखते हुए मेरा पहला शब्द रहेगा चौथा, जो कि है असेंडिंग। उसके बाद बारी आती है एस की। यहाँ पर एस के बाद ई है, यहाँ पर एस के बाद ई है, यहाँ पर एस के बाद एस है और यहाँ पर एस के बाद यू है। अब यहाँ पर इन दोनों को देखते हैं, यहाँ पर ई है और यहाँ पर भी ई है, आगे इसमें एम है और आगे इसमें एस है। तो इसको देखते हुए एम पहले आता है, एस बाद में आता है, यानी कि अगला शब्द मेरा नंबर 1 पे होगा और उससे अगला तीसरा वाला होगा, जो कि है मेरा असेंबल और ये है असेसमेंट। तो अच्छा, आगे इसके बाद अब ये भी मेरा हो चुका है पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों हो चुके हैं। अब उसके बाद कौन-सा आता है? अच्छा, टी, टी बाद में आ जाएगा। अब यू पहले आता है या एस पहले आता है? एस पहले आता है। तो इसके अनुसार नंबर 6 अश्योरेंस अगला शब्द होगा। फिर नंबर 5 जो कि अज़म्पशन रहेगा। नहीं, सॉरी, टी यू, उम, 1 सेकंड। यू दोनों में बराबर है, यहाँ पर आगे दोनों में यू है। 1 सेकंड, 1 सेकंड। यहाँ पर एएसएस और यहाँ पर भी एएसएस था, इसके बाद यहाँ पर यू है, एस नहीं है। यहाँ पर यू है, यहाँ पर एसएस के बाद यू था, अब यू भी सेम हो गया, यहाँ पर एम है और यहाँ पर आर है। एम पहले आता है, इसका मतलब यहाँ पर 5वां शब्द आगे आएगा, जो कि अज़म्पशन है। फिर छठा शब्द जो कि एश्योरेंस है। उसके बाद मेरा दूसरा शब्द रहेगा एस्ट्रोनॉमी, जो कि यहाँ पर लिख देते हैं एस्ट्रोनॉमी। ये मेरा आखिरी शब्द रहेगा। इस प्रकार 4, 1, 3, 5, 6, 2 ये रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। 4, 3, 1, 5, 6, 2, 4, 1, 3 जी, ऑप्शन डी। ये इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 18। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिनके नीचे दिए हुए रिक्त स्थान में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो चलिए एक-एक ऑप्शन फिल करते हैं। पहला विकल्प इसमें फिल करने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। CIWDJ, 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 CIWDJ। तो ये एक पैटर्न बन रहा है, तो काफ़ी चांसेस हैं कि मेरा पहला विकल्प सही उत्तर होगा। दूसरा CWIDJ और CDWDJ, CIJDJ, CIWDW, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है यहाँ पर। सी ऑप्शन को फिल करते हैं, ये है CDJDI, CWWJJ, CIDDJ, CIWDC और डी ऑप्शन ये है CCDDW, CJWDJ, CIIDJ, CJDWDW। तो ये है इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, क्योंकि यही है जो एक पैटर्न का पैटर्न की स्थापना कर रहा है और कोई भी ऑप्शन नहीं सही है इसमें से। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 19। अगर ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, तो प्लस का अर्थ है कि वह भाई है, माइनस का अर्थ माता, गुना का अर्थ पति, भाग का अर्थ बहन और एट का अर्थ पुत्र है। अब दिए गए प्रश्न के अनुसार
इसका अगर यदि यह सत्य है तो निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? तो इस प्रश्न को हल करने के लिए एक तो हमने ये टेबल दे दिया गया है, दूसरा हम अपने वंश आरेख का उपयोग करेंगे, जो कहता है, हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी कि एक सर्कल एक महिला को दर्शाएगा, एक वर्गाकार एक पुरुष को दर्शाएगा और यह दर्शाएगा एक विवाहित जोड़े को। यह विवाहित जोड़े को, ये भाई-भाई, भाई-बहन या बहन-बहन को और यह अगली पीढ़ी को। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर u प्लस वी भाग w माइनस एक्स गुना वाई, ये किस प्रकार रहेगा? तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि u v का भाई है, इस प्रकार लिख लेते हैं, u v का भाई है, v w की बहन है और w x की माता है, x y का पति है। तो यू वी का भाई है, इसका मतलब यू एक पुरुष है और वी आई डोंट नो महिला है या पुरुष। आगे वी डब्ल्यू की बहन है, तो वी एक महिला है, वह डब्ल्यू की बहन है, कुछ इस प्रकार से। डब्ल्यू एक्स की माता है, तो एक्स डब्ल्यू भी एक फीमेल हो गई और यह एक्स की माता है, एक्स वाई का पति है। ये मेरा वंश चार्ट बन गया है। अब सबसे पहला निष्कर्ष जो मुझे दिया गया है, यू वाई की पति की माता का भाई है। देखिए यहाँ पर यू वाई के पति की माता का भाई, यू वाई के पति की माता का भाई, बिल्कुल सही है ये, सत्य। आगे डब्ल्यू एक्स और वाई बहनें हैं। देखिए डब्ल्यू और एक्स ये आपस में ये हैं, माता और पुत्र हैं और एक्स जो है वो वाई से शादीशुदा है, तो ये गलत है, ये असत्य है। आगे वी एक्स की माता का पिता है, वी एक्स की माता का पिता नहीं है, भाई है ये, तो ये भी असत्य है, सॉरी बहन है, तो ये भी असत्य है। वी डब्ल्यू की पत्नी है, तो वी जो है वो डब्ल्यू की पत्नी नहीं है, वो एक्स की पत्नी है, ये भी असत्य है। तो केवल आपका पहला ही सत्य था, जिसको देखते हुए ए ऑप्शन सही है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 20, 3 कथन और उनके बाद 1, 2, 3 क्रमांकित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्यतः ज्ञान तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्णय लीजिए कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। तो पहला कथन है कि कुछ ध्वनियां जो हैं वह शोर हैं। कुछ ध्वनियां शोर हैं। सभी शोर बहस है। कुछ बहस वार्तालाप है। अब इसके अनुसार आपको निष्कर्ष दिए गए हैं, सभी मान मान लीजिए कोई शोर वार्तालाप नहीं है, यह असत्य है। देखिए, कुछ सभी शोर जो है वो बहस है और कुछ बहस वार्तालाप है, तो हो सकता है कि कुछ शोर जो हो वो वार्तालाप नहीं हो। कोई कोई भी शोर वार्तालाप नहीं कह सकते हैं, कुछ शोर वार्तालाप हो भी सकते हैं। दूसरा, कम से कम कुछ वार्तालाप ध्वनियाँ हैं, ये भी गलत है क्योंकि वार्तालाप और ध्वनियों के बीच में कोई भी निश्चित संबंध नहीं दिया गया है, इसलिए यह केवल संभव हो सकता है। नंबर 3, कुछ ध्वनियाँ बहस हैं। कुछ ध्वनियाँ बहस हैं, जी ये भी पॉसिबल है, क्योंकि कुछ ध्वनियाँ शोर हैं और सभी शोर जो हैं वो बहस हैं, तो इसका अर्थ यही होता है कि कुछ ध्वनियाँ बहस हैं। इसको देखते हुए मेरा डी ऑप्शन सही रहेगा। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखिए, आरी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न अनुभागों की संख्याएं व्यक्तियों की संख्याओं को दर्शाती हैं। तो यहाँ पर पुरुष हैं, यहाँ पर इंश्योरेंस है और यहाँ पर सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं। अब दिया गया है सेल्स एग्जीक्यूटिव दिए हुए हैं। अब बीमा उद्योग में कितने व्यक्ति विक्रय अधिकारी यानी कि सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं? तो कितने अधिकारी
सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं। यहाँ पर इसको अगर हम देखें तो बीमा उद्योग में विक्रय, ये कितने अधिकारी सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं? ये 31 है। यहाँ छायांकित भाग में बीमा उद्योग में विक्रय अधिकारियों की कुल संख्या दर्शाई जा रही है। इसलिए बीमा उद्योग के विक्रय अधिकारियों की पूरी जो पूर्ण संख्या है वह 31 है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, 3 कथन और उसके बाद 1, 2, 3 क्रमांकित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानिए भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों और निर्णय लीजिए कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। तो सबसे पहला कथन आपका है, कोई कार्ड तस्वीर नहीं है। कोई भी कार्ड तस्वीर नहीं है और कुछ तस्वीरें जो हैं वो फ्रेम हैं। कोई फ्रेम लेंस नहीं है। तो पहला निष्कर्ष आपका है, कोई भी कार्ड फ्रेम नहीं है, यह असत्य है। क्योंकि कार्ड और फ्रेम के बीच में हमें कोई भी निश्चित संबंध नहीं दिया गया, तो हम इसको पक्के तौर पे नहीं कह सकते। दूसरा, सभी तस्वीरें कभी भी लेंस नहीं हो सकती हैं, यह सत्य है। सभी तस्वीरें कभी भी लेंस नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि कुछ तस्वीरें जो हैं फ्रेम है और कोई फ्रेम लेंस नहीं है। तो सभी तस्वीरें लेंस नहीं हो सकती, कुछ तस्वीरें लेंस जरूर हो सकती हैं। तो इसको देखते हुए आपका बी निष्कर्ष जो है, दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल सही है। तीसरा, कम से कम कुछ कार्ड लेंस हैं, ये भी गलत है। क्योंकि कार्ड और लेंस के बीच में कोई भी निश्चित संबंध नहीं दिया गया, इसलिए यह केवल यह संभव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके कारण पहला विकल्प मेरा सही उत्तर है, क्योंकि दूसरा निष्कर्ष ही सही है। ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो यहाँ पर हम तीनों को अलग-अलग देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज को नोट कीजिए। देखिए त्रिभुज कहाँ पर जा रहा है? नीचे जा रहा है। अब ये इधर जा रहा है और फिर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। और साथ के साथ क्या हो रहा है? जब वो रिक्त है तो वो अगले चरण में भर जाता है। और वो एक इस डायरेक्शन में 90 डिग्री के एंगल पर आपस में घूमता है। ठीक है? 90 डिग्री के एंगल पर घूम नहीं रहा, एक्चुअल में अपना वो 90 डिग्री के एंगल में स्थान चेंज कर रहा है। तो अब यहाँ पर ये किस प्रकार में रहेगा? ये इस प्रकार में, और अब ये भरा हुआ होगा। तो दूसरे में हम हीरे को देखते हैं, तो हीरे प्रत्येक बॉक्स में एक स्थान पर ही घुमाया जा रहा है। यह यहाँ पे चला जाता है, फिर ये इधर चला जाता है, अब ये नीचे सॉरी, इधर नहीं, ये अब ये नीचे आ जाएगा, जिसको देखते हुए आपका हीरा जो है अब वो यहाँ पर होगा। अब तीसरा आपके पास आखिरी बचता है तीर। तीर प्रत्येक बॉक्स में एक स्थान पर ही घुमाया जा रहा है। देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं इस तीर को देख रही हूँ, एक मिनट इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पर मेरा हीरा आ गया था, और उसके बाद ये मेरा ये हो गया था। बस अब यहाँ पर जो आपका तीर है, तीर कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो तीर देखिए यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, ये अब इधर जाएगा, और साथ के साथ इसकी दिशा भी घूम रही है। तो अब ये तीर किस तरीके से किस तरफ घुमाया जाएगा? यह इस तरफ घुमाया जाएगा, जिसको देखते हुए ये मेल खाता है तीसरे विकल्प के साथ। तो ऑप्शन सी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं दिए गए समूह की संख्याओं के समान संबंधित हैं। आपको संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संपूर्ण संख्याओं पर ही क्रिया करनी है। जैसे 13 को आप 1 और 3 में नहीं तोड़ सकते हैं और उन पर कोई भी गणितीय संक्रियाएं नहीं कर सकते हैं। तो चलिए पहले समूह को उठाते हैं, जो है 72, 84 और 42। दूसरा है 96, 108 और 54। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो तीसरी संख्या है, उसको मैं 2 से गुना करती हूँ तो मेरे पास दूसरी संख्या आ जाती है, और दूसरी संख्या में से अगर मैं 12 घटा देती हूँ तो मेरे पास पहली संख्या आ जाती है। चलिए देखते हैं। तीसरी संख्या में अगर मैंने 2 का गुना किया है तो 84,
और 84 में अगर मैंने 12 घटाया है तो मेरे पास 72 आ गया है। इसी प्रकार तीसरी में मैं 2 गुना कर रही हूँ तो मेरे पास 108 और 108 में से मैंने 12 घटाया तो मेरे पास 96 आ गया है। तो मेरा ये तर्क बिल्कुल सही है। अब चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला विकल्प आपका है 92, 102 और 51, यहाँ पर 112, 20 और 60। तो पहली को अगर मैंने 2 से गुना किया मेरे पास 102 आ गया और 102 में से जब मैंने 12 को माइनस करा है तो मेरे पास 90 आया है, ना कि 92। तो ये गलत विकल्प है। आगे चलते हैं। 60 को 2 से गुना किया 120, 120 में से 12 को घटाया तो मेरे पास 108 आ गया, जो कि 112 नहीं है। तो दूसरा विकल्प भी मेरा गलत है। सी 88, 100 और 50, डी 64, 86 और 42। तो यहाँ पर 50 को 2 से गुना किया मेरे पास 100, 100 में से 12 घटाया मेरे पास 88 आ गया, जो कि 88 के बराबर है। इसका मतलब ये मेरा सही विकल्प है। चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। 42 में मैंने 2 गुना किए तो मेरे पास 84 आता है, ना कि 86। तो ये भी मेरा गलत विकल्प हो गया। इसको देखते हुए सी विकल्प मेरे इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 25। एक निश्चित कूट भाषा में हट को 55 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, मैट को 40 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। बिब को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो देखिए यहाँ पर हम फिर वही अपने अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल का उपयोग करेंगे। प्लीज उस टेबल को जरूर रेफर कीजिएगा और अपने पास बना के रख लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत जगह पर ये टेबल काम में आएगा। तो सबसे पहले आपके पास हट है, ये 8वें स्थान पर है, 21 और 20। अगर मैं इन तीनों को आपस में जमा कर दूं तो मेरे पास अम, एक मिनट, ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 29 और ये 49 आ जाएगा। अब यहाँ पर 55 है, अगर मैं इसमें 6 जमा कर दूँगी तो मेरे पास 55 आ जाएगा। तो मेरा तर्क क्या लग स्थापित हो रहा है कि उनके स्थान अंक का जोड़ में 6 जमा कर दूँगी तो मेरे पास मेरा कूट आ जाएगा। तो इसी प्रकार हट के जैसे मैट देख लेते हैं। एम है आपका 13वें स्थान पर। पहला और ये 20वां, तो 13 जमा 1 जमा 20 जमा 6, ये मुझे देगा 34 जमा 6 40, जो कि दूसरा कूट है। तो अच्छा चलिए हमें निकालना किसका है? बिब का निकालना है। तो बीब आई भी, इसका 2, इसका 9 होता है आई का स्थानांक और इसका 2, इनको जमा कर लेते हैं और 6 ऐड कर लेते हैं, मेरे पास 19 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में कौन से प्रतीकों को परस्पर बदलने से समीकरण सही हो जाएगा? तो यहाँ से इस प्रश्न के लिए हमें बॉडमास का ध्यान रखना होगा। बॉडमास रूल कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स फिर ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और अंत में सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगी। तो चलिए देखते हैं माइनस और प्लस को अगर मैं इस समीकरण में बदल देती हूँ तो मेरे पास क्या उत्तर आएगा। तो बदलने के बाद प्रतीकों को प्लस पर बदलने के बाद मेरे पास ये हो जाएगा 18 गुना 6, 12, 4 माइनस 2, यह माइनस 43 के बराबर होना चाहिए। सबसे पहले इसको हल करते हैं, मेरे पास आएगा 3 माइनस 2, यह माइनस 43 के बराबर होना चाहिए। दोनों को अब हम गुना करेंगे तो मेरे पास 108 जमा 3 माइनस 2, यह माइनस 43 के बराबर होना चाहिए। 111 माइनस 2 जो कि 109 है, ये माइनस 43 के बराबर नहीं है। तो पहला विकल्प मेरा गलत है। अब बी विकल्प को देखते हैं। प्रतीकों को परस्पर बदलने के बाद ये बनेगा 18 भाग 6 माइनस 12 गुना 4 जमा 2, यह माइनस 43 के बराबर आना चाहिए। ये रहेगा 3 माइनस 12 गुना 4 जमा 2, यह माइनस 43, 3 माइनस 48 जमा ये, और मेरे पास आ गया है बी मेरा सही विकल्प है। चलिए सी को भी देख लेते हैं एक बार। अब इसमें प्रतीकों को परस्पर बदलने के बाद मेरे पास समीकरण बनेगा 18 जमा 6 माइनस 12 भाग 4
गुना, तो यह -43 के बराबर आना चाहिए। तो इन दोनों को आपस में भाग कर लेते हैं। 18 जमा 6 माइनस 3 गुना 2, ये रहेगा 18 जमा 6 माइनस 6 यानी कि 18, जो कि -43 के बराबर नहीं है। तो डी विकल्प भी देख लेते हैं। दिए गए समीकरणों को आपस में बदलने के बाद 18 माइनस 6 गुना 12 भाग 4 जमा 2 माइनस 43 के बराबर। तो इन दोनों को पहले हल करेंगे। 18 माइनस 6 गुना 3 जमा 2, 18 माइनस 18 जमा 2, ये आएगा 2, जो कि -43 के बराबर नहीं है। तो इसको देखते हुए आपका ऑप्शन बी सही उत्तर है। ये सी ने भी गलत और डी ने भी गलत उत्तर दिया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो ध्यान से देखिएगा इस आकृति को। यहाँ पर आपने ज्ञान करना है कि कितने त्रिभुज हैं। ये तो बहुत सारे हैं। चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। तो दिए गए त्रिभुज कुछ प्रकार है। यह पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, यहाँ पर ये 11, ये 12, 13, 14, ये 15वां हो गया और ये हो गया 16वां, ये हो गया 17, 18, 19 और ये 20। तो इस प्रकार दिए गए त्रिभुज में दिए गई आकृति में कुल 20 त्रिभुज हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 28, शहर एम और शहर डी के उत्तर में है। शहर ए शहर बी के उत्तर में है। शहर डी ए के दक्षिण पूर्व में है। शहर ए सी के दक्षिण में है। शहर एम ए के पूर्व में, शहर बी के संदर्भ में शहर सी की स्थिति क्या है? तो इस प्रश्न में सबसे पहले हल करने से पहले आपको डायरेक्शंस का मालूम होना चाहिए। यहाँ पर नॉर्थ यानी कि उत्तर होता है, साउथ दक्षिण होता है, ईस्ट पूर्व और यहाँ पर पश्चिम रहता है। तो सबसे पहले आपको दिया क्या हुआ है कि शहर ए शहर बी के उत्तर में है। तो यहाँ पर शहर ए हो गया, वह शहर बी के उत्तर में है। अच्छा, सबसे पहले ये था शहर एम शहर डी के उत्तर में है। तो शहर एम शहर डी के उत्तर में है, तो ये भी मेरा हो चुका है। आगे शहर डी शहर ए के दक्षिण पूर्व में है। शहर डी शहर ए के दक्षिण पूर्व में है, तो ये बिल्कुल ठीक है। इधर हो गया, बिल्कुल ठीक बनाइए। आगे ये भी मेरा हल हो गया है। शहर ए सी के दक्षिण में है, तो यहाँ पे दक्षिण तो यानी कि सी इधर है। शहर एम शहर ए के पूर्व में है। शहर ए बिल्कुल ठीक, ये भी मेरा सही है। अब शहर बी के संदर्भ में शहर सी की स्थिति क्या है? शहर बी के संदर्भ में शहर सी की स्थिति है कि सी जो है वह उत्तर दिशा में है, बी की ओर से। तो ये रहा सी विकल्प मेरा सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 29, एक कूट भाषा में डबल को 59 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, चेक को 30 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, उसी में ग्लिटर को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो देखिए यहाँ पर वही हम अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल के लिए अपने स्थानांक का उपयोग करेंगे, तो उसको ध्यान में रखिएगा। अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल, तो यहाँ पर डबल डी ओ यू बी एल ई और यहाँ पर सी एच ई सी के। स्थानांक 4, स्थानांक 15, 21, 2, 12 और 5। चलिए इन सबको जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद ये मुझे देगा 59, जो कि ये कूट है। ये होता है तीसरे स्थान पर, एच होता है 8वें पर, 5, 3 और के है 11वें नंबर पर। इन दोनों सबको मैं जोड़ लेती हूँ, तो मेरे पास आएगा 30, जो कि मेरा ये कूट है। इसी प्रकार ग्लिटर का कूट भी ज्ञात कर लेते हैं।
तो ग्लिटर का कूट यहाँ पे G जो रहेगा वो है 7, 12, 19, 20, 20, 5 और 18। इन सबको जमा करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 91। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाली आकृति का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये पता करना है कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो चलिए सबसे पहले हम इस वर्गाकार को देख लेते हैं। वर्ग जो है वो एकांतर छवियों में छायांकित हो रहे हैं और एक उसी के साथ-साथ घूम भी रहे हैं। देखिए ये यहाँ पे जा रहा है, उसके बाद फिर ये इधर जा रहा है। अब इसके अनुसार ये यहाँ पे गया, नहीं सॉरी 1 मिनट। ये पहले इधर जा रहा है, बीच में आ गया, अब ये फिर इधर जा रहा है और इसके साथ-साथ रिक्त जो है वह भर जाता है और जब भरा हुआ होता है वह रिक्त हो जाता है। अब इसी के अनुसार अब ये इस डायरेक्शन में यहाँ पर आएगा, यानी कि बीच में एक खाली वर्ग आएगा। आगे दूसरे चरण में प्रत्येक बॉक्स में अब हम डायमंड को देखते हैं। तो प्रत्येक बॉक्स में डायमंड अपनी जगह कुछ इस प्रकार बदल रहा है। तो अब यहाँ पर वो इस जगह पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर। अब तीसरे में तीर एकांतर छवियों में छायांकित हो रहे हैं और उसके साथ वह घूम भी रहे हैं। तो ये तीर था, अब ये इधर को जा रहा है। देखिए 1 मिनट। यहाँ पर पहले एक खाली वर्ग था, यहाँ पर एक डायमंड बॉक्स था। तो ये अब इधर जा रहा है और साथ-साथ ये घूम भी रहा है और साथ-साथ ये भरा हुआ है तो रिक्त भी हो रहा है। 3 चीज़ें एक साथ हो रही हैं यहाँ पर। तो अब ये फिर इधर आता है, अब ये इसके साथ किधर जाएगा? ये यहाँ गया, इधर गया, अब ये इधर जाएगा। इसके जाने के साथ ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, खाली होगा और इस डायरेक्शन में ये होगा। इन तीनों को मेल लेते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा, जिसको देखते हुए दूसरा विकल्प मेरा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए तीसरा विकल्प भी देख लेते हैं। चौथा विकल्प ये कुछ इस प्रकार से है, पर यहाँ पर ये वर्ग जो है वो खाली होना चाहिए, जिसको देखते हुए बी सही विकल्प है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 31। 3 कथन के बाद 1, 2, 3 से अंकित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों। सभी निष्कर्षों को पढ़िए और फिर निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। पहला कथन है कुछ हिरण साँप है, कुछ हिरण बाघ हैं, कुछ भेड़िए हिरण हैं। तो कुछ हिरण साँप है, यह इस प्रकार से होगा। अब उसके बाद सभी हिरण बाघ हैं, तो सभी हिरण बाघ हैं। कुछ भेड़िए हिरन हैं, कुछ भेड़िए हिरन हैं, तो फिर हिरनों को कुछ ऐसा ले लेते हैं यहाँ पर। कुछ भेड़िए जो हैं वह हिरन हैं। यह कुछ इस प्रकार से रहेगा। अब दिया गया पहला निष्कर्ष आपके पास है, कुछ बाघ हिरन नहीं है, ये असत्य है, क्योंकि सभी हिरन बाघ हैं और इसका अर्थ है कि कुछ बाघ हिरन हैं और केवल शेष भाग संभव हो सकता है। दूसरा, कुछ हिरन भेड़िए हैं, यह सत्य है क्योंकि कुछ भेड़िए जो हैं वह हिरन है, इसका अर्थ है कि कुछ हिरन भी भेड़िए हैं। तीसरा, कुछ बाघ सांप है, ये भी सत्य है क्योंकि बाघ का वह हिस्सा जो हिरन है, वह सांप भी है। इसको देखते हुए दूसरा विकल्प की केवल दूसरा और तीसरा अनुसरण कर रहे हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। भिन्न का चयन कीजिए। तो यहाँ पर पहला है आपके पास पी, एस, क्यू और आर। पी, एस, क्यू, आर, जे, एल, के, एम, एफ, एच, जी, आई, टी, वी, यू और डब्ल्यू। इस प्रकार। तो अब इनका स्थानांक देख लेते हैं। पी होता है आपके 16वें स्थान पर, एस 19, क्यू 17, आर 18, एम 13, आई 9, डब्ल्यू 23।
यू होता है 21 पर, जी होता है 7 पर, के होता है 11 पर, जे होता है 10, एल होता है 12 पर, एफ होता है 6 पर, टी होता है 20 पर, एच होता है 8 पर और वी होता है 22 पर। इसको देखते हुए देखिए यहाँ पर जमा 3 हो रहा है, यहाँ पर -2 हो रहा है, जमा 1 हो रहा है, जमा यहाँ पर 2 हो रहा है, यहाँ पर -1 हो रहा है और यहाँ पर जमा 2 हो रहा है। आगे यहाँ पे जमा 2, -1, जमा 2, जमा 2, -1 और जमा 2। इसको देखते हुए पहला विकल्प भिन्न है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न 33 पे चलते हैं। 2 कथनों के बाद 1-2 से अंकित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों। सभी निष्कर्षों को पढ़िए और फिर निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में कौन-सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। पहला कथन है कुछ गुलाबी काला है, कुछ नीला गुलाबी है। तो इसका हम वेन आरेख बना लेते हैं। कुछ गुलाबी काला है और कुछ नीला गुलाबी है। कुछ नीला गुलाबी है। निष्कर्ष रहेगा सभी नीला काला है। सभी नीला काला है? नहीं, यह गलत है, यह असत्य है क्योंकि नीले-काले के बीच में कोई भी निश्चित संबंध नहीं दिया गया है। दूसरा, सभी गुलाबी काला है? नहीं, सभी नहीं, कुछ गुलाबी काला है, तो दोनों ही गलत निष्कर्ष हैं। तो इसका मतलब ना तो एक ना दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन बी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ समझ गए हैं। आगे है प्रश्न नंबर 34। 7 मित्र ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी के वज़न अलग-अलग हैं। केवल 2 व्यक्ति जी से हल्के हैं। ई सी से भारी हैं, केवल 4 व्यक्ति ए से हल्के हैं। एफ सी से हल्का है, लेकिन 1 व्यक्ति बी से हल्का है। डी ई से भारी है। सबसे भारी कौन है? तो देखिए, सबसे पहले उठा लेते हैं, एक-एक करके उठाएँगे। केवल 2 व्यक्ति जी से हल्के हैं, तो जी के बाद यहाँ पर 2 स्थान ही आएँगे। ई सी से भारी है। अच्छा, इसको 1 मिनट अभी साइड में रख देते हैं। अभी बोला गया है केवल 4 व्यक्ति ए से हल्के हैं, तो यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पे 1 स्थान। तो ए से हल्के जो हैं वो 4 व्यक्ति हैं, 1, 2, 3 और 4। ये भी मैंने कर ली है और ये भी हो गई है, दोनों हो गई है। एफ सी से हल्का है। अब केवल एक व्यक्ति बी से हल्का है, डी ई से भारी है। अच्छा चलो अभी हमारे पास क्या आ गया, ई सी से भारी है तो इसको अलग से बना देते हैं, ई सी से भारी है और एफ सी से हल्का है, एफ सी से हल्का है तो एफ इधर आ जाएगा। केवल एक व्यक्ति बी से हल्का है, तो केवल एक ही व्यक्ति बी से हल्का है तो बी यानी कि यहाँ पर आएगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति बी से हल्का है। डी ई से भारी है, तो डी इधर आ जाएगा, इस प्रकार से। अब और क्या दिया हुआ है? 1 मिनट। एक के आगे 2 ही व्यक्तियों की जगह है, यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ देती हूँ, इन दोनों को आपस में जोड़ देती हूँ, तो यहाँ पर डी आ जाएगा और फिर ई आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा और यहाँ पर एफ आ जाएगा। अब प्रश्न क्या था कि सबसे भारी कौन है? सबसे भारी तो डी है, जिसको देखते हुए दूसरा विकल्प मेरे इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 35, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या युग्म से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या युग्म पहली संख्या युग्म से संबंधित है, छठी और पांचवी आपस में संबंधित है। तो यहाँ पर इन दोनों में कुछ संबंध है, वही संबंध इन दोनों में है, इसी प्रकार इन दोनों में आपस में क्या संबंध है? तो देखिए यहाँ पर 13 और 17, 17 और 13 और यहाँ पर 33/26, 26/33, 26/33। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जो संख्याएँ हैं वह उल्टा एक दूसरे से स्थानांतरित हो रही हैं। तो 13 नीचे चला जाता है और 17 ऊपर आ जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर 33 नीचे चला जाता है और 26 ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास दी गई संख्या जो है वह है 13/28। यह होगी अवंतरित
28/13 में 18/23 में, माफ़ कीजिएगा। तो जिसको देखते हुए डी विकल्प मेरे इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 36। 5 अप्रैल 1234 को सप्ताह का कौन-सा दिन था? ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसा प्रश्न आपको एक ज़रूर आता है इस पेपर में। तो चलिए सबसे पहले आपको दी गई तारीख जो है वो है 5 अप्रैल 1234। अब वर्ष देखते हैं, वर्ष और उसमें जो विषम दिन होते हैं 100 वर्ष, 5 विषम दिन, 200, 300 और 400। इसमें 5 विषम दिन, 4 नहीं सॉरी 1 मिनट। यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, 1 और 0 विषम दिन। अब 1234 जो है वह उसमें 1200 और 33 जमा हुए थे, तो इसमें अधिवर्ष और विषम दिन 2, 2 विषम दिन और साधारण वर्ष में 1 विषम दिन। बराबर हो जाएगा 0.41 यानी कि 41 विषम दिन के। अब 5 अप्रैल तक 31 दिन जनवरी के, 28 दिन फरवरी के, 31 मार्च के और 5 दिन अप्रैल के, यानी कि ये कुल 95 विषम दिन बनते हैं। तो कुल विषम दिन कितने हो जाएँगे? कुल विषम दिन बराबर होंगे 41 जमा 95 जो कि 136 दिन होंगे। और अगर मैं 136 का बहुलक करती हूँ 7 के साथ 136 नहीं बहुलक नहीं करना है, इसको डिवाइड ही करना है। 1 मिनट डिवाइड ही करते हैं इसको। तो ये मेरे पास 29 सप्ताह और 3 विषम दिन आ जाएँगे। अब तीसरा कौन-सा रहता है? देखिए 0 पे रहता है आपका रविवार और 1 पे सोमवार, 2 पे मंगल और 3 पे बुधवार। तो 3 विषम दिन हैं यानी कि वह बुधवार 3 जो है वो बुधवार को दर्शा रहा है। अब 5 अप्रैल यानी कि 5 अप्रैल 1234 को बुधवार था। जिसको देखते हुए आपका डी विकल्प सही उत्तर है, ऑप्शन डी। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे प्रश्न नंबर 37। 7 व्यक्ति ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी उत्तर दिशा की ओर सम्मुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। तो बना लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। सबसे पहले ई के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो ई कहीं पर भी बैठा है, चलिए मान लेते हैं ई के दाईं, अच्छा 1 मिनट। ई के दाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे यानी कि ई इधर बैठा हुआ है, क्योंकि इसके दाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब डी और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो डी और सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, इसको 2 मिनट रख लेते हैं। जी के बाएं ओर कोई नहीं बैठा है, तो जी कहाँ पर हो जाएगा? यहाँ पर। डी ए एकमात्र पड़ोसी हैं। तो देखिए एकमात्र पड़ोसी यहाँ पर तो डी ए है नहीं, हो नहीं सकते हैं। तो अगर डी और डी ए का एकमात्र पड़ोसी है, तो ए का एकमात्र पड़ोसी यानी कि ए यहाँ पर होगा, डी यहाँ पर होगा, तभी डी ए का एकमात्र पड़ोसी होगा। अब ये वाली लाइन भी मेरी हो गई है। 1 मिनट इसको ये अंडरलाइन कर लेते हैं, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है और ये भी हो चुका है। अब दिया गया है बी जी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो बी बैठा होगा यहाँ पर। अब इसको उठाते हैं डी और
सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो सी यहाँ पर आ जाएगा और बचता है एफ जो कि यहाँ पर आ जाएगा। अब प्रश्न क्या था? प्रश्न था जी के दाएँ तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो जी के दाएँ तीसरे स्थान पर बैठा है बी, ये। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 38। एमएन रेखा पर एक दर्पण रखे जाने पर दिए गए आरेख का सही दर्पण प्रतिबिंब को ज्ञात कीजिए। जब हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, दायां जो है वह बाईं ओर और बायां जो है वह दाईं ओर प्रतीत होता है। इसको देखते हुए यहाँ पर ये आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी। एम ऐसे ही नजर आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। 6 उल्टा रहेगा और 3 भी उल्टा रहेगा, जे उल्टा रहेगा, आई और एच। अब ये वाली जो मेरे पास छवि आई है, ये मैच करती है आपके दूसरे विकल्प के साथ। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 39। निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? इस प्रश्न को हल करने के लिए हम अपने अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल का ही इस्तेमाल करेंगे। चलिए, काफी देर हो गई है, एक बार दोबारा से उस टेबल को रिवाइज कर लेते हैं। एक बार दोबारा से उस टेबल को बना लेते हैं। यह रहेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। एक बार अच्छे से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अब सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि आई, जो कि आगे जाकर ई के बन जाता है, जेड एम वी ओ एस क्यू 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 एस और आगे वह किसमें चेंज होगा। देखिए, के का स्थानांक है 11, ये है 5, 26, 22 और 19 और ये 17। ये है 9वें स्थान पर, 11 है 13 पर, ओ है 15 पर, क्यू है 17 और ये है 19वें स्थान पर। यहाँ पर -6 रहेगा, यहाँ पर जमा 2 हो रहा है, जमा 2 हो रहा है, जमा 2, जमा 2, जमा 2, तो यहाँ पर भी जमा 2 जो कि आएगा 21, 21वां स्थान है यू का। यहाँ पर -6 हो रहा है, यहाँ पर -5 हो रहा है, -4, -3, -2 और यहाँ पर -1 जो कि 16 और 16वां स्थान पी का है। तो यानी कि पी यू अगला अ जो अगला अक्षर समूह रहेगा इस श्रृंखला में। ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 40। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं, जैसे निम्नलिखित समुच्चय में संख्याएँ संबंधित हैं। आपको संख्याओं को उनके मूल अंकों से विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया करनी है। जैसे 13 को 13 पर ही आपने संक्रियाएँ करनी है। आप उसको 1 और 3 में विभाजित नहीं कर सकते और फिर उन पर कोई भी संक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 21, 63 और 189। ये आपका पहला समुच्चय है और दूसरा है 19, 57 और 171। तो अब यहाँ पर इन दोनों में क्या सतर्क स्थापित हो रहा है? देखिए, पहली संख्या में अगर मैं 3 से गुना करती हूँ तो मेरे पास दूसरी संख्या आती है और अगर मैं दूसरी संख्या को 3 से गुना करती हूँ तो मेरे पास तीसरी संख्या आती है। देखिए, 21 गुना 3 63 और 63 गुना 3 189। इसी प्रकार से 19 गुना 3 ये मुझे 57 देता है और 57 को 3 से गुना करने पर 171 आता है। तो इसी तर्क का अनुसरण करते हुए पहला विकल्प को चेक करते हैं। 34, 102 और 136। 34 को 3 से गुना करने पर मेरे पास आएगा 102।
और 102 को अगर मैं 3 से गुना करती हूँ तो मेरे पास 306 आएगा, जो कि 136 नहीं है, तो पहला विकल्प गलत है। अब दूसरा विकल्प 23, 69 और 207। 23 को अगर मैं 3 से गुना करती हूँ तो मेरे पास 69 आता है, अगर उसको मैं 3 से गुना करती हूँ तो मेरे पास 207 आता है, जो कि सही है। इसका मतलब बी विकल्प मेरा सही उत्तर है। चलिए आगे भी चेक कर लेते हैं सी और डी को। सी था 32, 96 और 78। 32 को जब मैंने 3 से गुना किया तो मेरे पास 96 आया, और 96 को 3 से गुना करने पर मेरे पास आता है 8, 2, 8, 8, जो कि 78 के बराबर नहीं है। डी विकल्प 24, 48 और 96। 24 को जब मैं 3 से गुना करती हूँ तो 72 आता है, जो कि 48 के बराबर नहीं है, तो यहीं पे रुक जाइए, ये भी गलत है। तो इसका अर्थ ऑप्शन बी मेरे इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 41। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्या आपस में संबंधित है। संख्याओं को उनके मूल अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर क्रियाएं संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर 13 को हम 13, देखिए बिल्कुल पुराना पिछले वाला क्वेश्चन है ये, 13 पर ही हम संक्रिया कर सकते हैं, हम उसको 1 या 3 में विभाजित नहीं कर सकते और उस पर कोई भी गणितीय संक्रिया नहीं कर सकते। तो आपको दिया गया पहला समुच्चय है 663, 590 और 517। दूसरा 499, 426 और 353। अब इसमें जो तर्क है वह कुछ इस प्रकार है कि पहली संख्या में अगर मैं तीसरी संख्या को जमा करके उसको 2 से गुना कर देती हूँ तो मेरे पास दूसरी संख्या आ जाती है। तो 663 में अगर मैं 517 जो है वह जमा कर लेती हूँ, माफ कीजिए यहाँ पर गुना नहीं भाग आना चाहिए। जी, और इसको मैं 2 से भाग कर देती हूँ, ये मेरे पास आता है 1180। 2 से भाग करने पर ये 590 बनता है, जो कि दूसरी संख्या है। इसी प्रकार 499 में मैं 353 ऐड करती हूँ और 2 से भाग करती हूँ। इन दोनों को ऐड करने के बाद 852 भाग 2 यानी कि 426, जो कि मेरी दूसरी संख्या है। तो चलिए विकल्पों को देख लेते हैं। पहला विकल्प 381, 299 और 213। तो 381 में 213 को जब मैंने जमा किया और उसको 2 से भाग किया, ये मेरे पास आ जाएगा 1 मिनट, ये आएगा 4, 9 और 5। इसको मैं 2 से भाग करूँगी, तो मेरे पास आएगा 2 और 9 और 7, जो कि 299 के बराबर नहीं है, बी है 263, 260 और 117। 263 में 117 को जमा करके 2 से भाग करेंगे, तो ये 083 को 2 से भाग करूँगी, ये मैं 190 आता है, जो कि 260 नहीं है, तो ये भी गलत है। आगे है 524, 451 और 378। तो 524 में 378 को जमा करके अगर मैं 2 से भाग करती हूँ, तो ये मेरे पास होगा 2, 0 और 9। इसको मैं 2 से भाग करूँगी तो मेरे पास 4, 5, 1 आ जाएगा, जो कि मेरी दूसरी संख्या है, ये बिल्कुल सही है। तो चलिए डी विकल्प भी एक बार चेक कर लेते हैं। 724, 612 और 598। 724, 598 अगर मैं इसको 2 से भाग करती हूँ, ये मेरे पास 2, 2 और 13 ये आ जाएगा, जो कि मुझे 661, जो कि 612 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन मेरे इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 42। एमएन रेखा पर एक दर्पण रखे जाने पर आरेख का सही दर्पण प्रतिबिंब को ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया था कि दर्पण का प्रतिबिंब दायां और बायां आपस में बदल जाते हैं। तो इसके अनुसार जब मैंने इसका प्रतिबिंब देखा, यह कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। डॉलर और 5 और 7, फिर ठीक बना रहे हैं पर चेक कर लो 1 सेकेंड। अब 7, उसके बाद ये एफ, फिर आई और ये वी, इस प्रकार से।
ये बड़ा है। तो अब ये किसके साथ मेल खाता है? ये पहले विकल्प के साथ मेल खा रहा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 43। पी क्यू आर एस टी यू वी 7 मित्र हैं जिनकी लंबाई अलग अलग है। आर 4 व्यक्तियों से लंबा है, तो आर 4 व्यक्तियों से लंबा है। क्यू आर से लंबा है। कितने व्यक्ति हैं कुल? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7। अब क्यू आर से लंबा है। क्यू यानी कि इधर हो सकता है या इधर, इन दोनों में से एक जगह पर क्यू हो सकता है। आगे लेकिन पी से छोटा है, तो क्यू होगा यहां पर और पी होगा यहां पर। टी यू से लंबा है लेकिन एस से छोटा है। अब इन 4 स्थानों को देखते हैं। टी यू से लंबा है पर एस से छोटा है। एक मिनट। टी यू से लंबा है पर एस से छोटा है। यू सबसे छोटा नहीं है, तो ये इस प्रकार रहेगा एस टी यू और बचता है वी जो कि यहां पर आएगा। तो सही क्रम रहेगा पी क्यू आर एस टी यू वी। अब प्रश्न क्या था? कितने व्यक्ति टी से छोटे हैं? 30 से छोटे 2 व्यक्ति हैं, यू और वी, जिसको देखते हुए तीसरा विकल्प मेरा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 44। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है? तो श्रृंखला लिख लेते हैं। 132, 156, 182, प्रश्न चिन्ह और 240। देखिए यहाँ से यहाँ जमा 24 जमा 26, यहाँ का मुझे ज्ञात नहीं है। अगर मैं इसी श्रृंखला में चलूं तो यहाँ पर जमा 28 और यहाँ पर जमा 30 होना चाहिए। 182 में जब मैंने 28 को जमा किया तो मेरे पास 210 आता है, और अगर मैं उसमें 30 जमा करती हूँ तो 240, यानी कि मेरा यह उत्तर बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 45 पर। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित नहीं हैं जैसे निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। अब प्रश्न में इससे जो संबंध इनमें है वो संबंध नहीं होना चाहिए। आपका नोट वही रहेगा कि आप 13 पर पूरी क्रिया करेंगे, आप उसको 1 और 3 में भाज्य नहीं करेंगे और उस पर कोई भी गणितीय क्रियाएं नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं लॉजिक क्या है यहाँ पर। वो है कि 12, 21 और 84। यहाँ पर पहली संख्या में अगर मैं दूसरी संख्या, एक मिनट, पहली संख्या में मैं दूसरी संख्या से 3 भाज्य करके लिखूं तो मेरे पास तीसरी संख्या आती है। तो देखिए पहली गुना दूसरी को मैंने 3 से भाज्य किया तो ये 12 गुना 9 जो कि आपका 1 मिनट, 12 गुना 7 माफ कीजिए, जो कि आपका 84 आता है। तो अब पहले ऑप्शन को पकड़ लेते हैं। 14, 21 और 98। पहली संख्या में मैंने दूसरी को 3 से भाज्य किया तो 14 गुना 7 ये बराबर होता है 98 के। तो ये अनुसरण कर रहा है। बी 14, 18 और 84। तो 14 गुना 18 भाग 3, 14 गुना 6 जो कि है 64, नहीं सॉरी 84, 84। तो ये भी अनुसरण कर रहा है। तीसरा है आपका 16, 15 और 80। तो 16 गुना 15 भाग 3, 16 गुना 5 जो कि 80 है। तो ये भी अनुसरण करता है। डी ऑप्शन को देखते हैं। 24, 18 और 96। तो 24 गुना 18 भाग 3, 24 गुना 9 ये आएगा मेरे पास 24 गुना 1 मिनट, 24 गुना 6। तो 24 गुना 6 ये 144 होता है जो कि 96 के बराबर नहीं है। तो ये विकल्प है जो अनुसरण नहीं करता है और ये है मेरे इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 46। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में 3 किसी प्रकार समान है, एक भिन्न है, आपको उसका चयन करना है।
तो इस प्रश्न को हल करने के लिए भी हम अपने अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल का इस्तेमाल करेंगे। एक बार बना लेते हैं क्योंकि इस प्रश्न में आपको समझने के लिए उसको देखना ज़रूरी रहेगा। तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। चलिए, अभी सबसे पहले आपके पास है सी, डी, एक्स और डब्ल्यू। ये आपका पहला विकल्प है। अब देखिए सी का ऑपोजिट क्या है? एक्स। और डी का ऑपोजिट आप देखेंगे तो डब्ल्यू है। देखिए इसी प्रकार बी का जे, क्यू, के, पी। अब जे का ऑपोजिट क्यू है और के का ऑपोजिट पी है। देखिए यहाँ पर। और ये चलिए सी ऑप्शन की ओर। एफ, यू, जी, टी, एफ, यू, जी, टी, एच, एस, आई, आर। अब यहाँ पर एफ और यू आपस में उल्टी डायरेक्शन में हैं और ये दोनों आपस में उल्टी डायरेक्शन में हैं। ये आपस में उल्टे हैं और ये भी आपस में उल्टे हैं। तो यानी कि सिर्फ पहला विकल्प है जिसमें जो उल्टी डायरेक्शंस हैं वो आपके एक अक्षर छोड़कर आ रही हैं। बाकी सब में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आपका ऑड वन आउट है ऑप्शन ए। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 47। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। यानी इन दोनों में कुछ ऐसा रिलेशन है, वही रिलेशन इन दोनों में है। और इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है मार्स किसके साथ रिलेटेड है। वही टेबल रहेगा हमारा अल्फाबेटिकल टेबल जिसके बारे में हमने अभी बात करी थी, वो इस प्रश्न में भी इस्तेमाल होगा। अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल। तो उसको देखते हैं। जो लैंप है वह किसमें अनुसरित होता है? बी, एन, एम, क्यू। इसी प्रकार मून अनुसरित होता है पी, बी, एन, ओ में। अब ध्यान से देखें तो एल के बाद ये देखिए एम आता है और ए के बाद बी, एम के बाद एन और पी के बाद क्यू। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखें एम के बाद एन आता है, ओ के बाद, एक मिनट, ये ओ के बाद पी, ओ के बाद पी और एन के बाद ओ। तो मेरा यहाँ पर क्या रहता है? 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। ये इसके आगे एक है, ये इसके आगे एक है और ये ऐसे और ये इस प्रकार से। तो ये मेरा सही तर्क है। अब आपको पूछा गया कि मार्स किस में अवतरित हो अनुसरित होगा? MARS, MN, AB, RS और ST। तो BSNT इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन 3। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 48। निम्नलिखित में कौन से प्रतीकों को परस्पर बदलने से समीकरण सही होगा? तो यहाँ पर ये आपको समीकरण दिया गया है। ये प्रतीक या ये किनको आपस में बदलने पर मेरा समीकरण जो है वह सही उत्तर देगा। तो चलिए पहले की तरफ चलते हैं, पहले ऑप्शन की तरफ। माइनस और प्लस को आपस में बदलने के बाद ये समीकरण बन जाएगा 52 माइनस 36 भाग 9 गुना 30 माइनस 1। यह 210 के बराबर आना चाहिए। अब ये बनेगा 52 माइनस 4 माइनस
गुना 3 माइनस 1, ये 210 के बराबर आना चाहिए। 52 माइनस 12 माइनस 1, जो कि रहेगा 39। तो ये 39, एक मिनट जी, एक सेकेंड, यहाँ पर माइनस जो है वो प्लस में बदल गया था ना, यहाँ पर ये प्लस में रहेगा। तो ये मेरा बन जाएगा 52, 53 माइनस 12, जो कि मेरा रहेगा 41, जो कि 210 के बराबर नहीं है। तो चलिए बी विकल्प की ओर चलते हैं। यहाँ पर प्रतीकों को परस्पर बदलने से 52 गुना 36 भाग 9 जमा 3 माइनस 1, यह 210 के बराबर आना चाहिए। अब इन दोनों को गुना करने पर 52 गुना 4 जमा 3 माइनस 1, इन दोनों को करने पर मेरे पास आएगा 208 जमा 3 माइनस 1, 211 माइनस 1, ये आएगा 210, जो कि 210 के बराबर है। तो बी मेरा सही विकल्प है। चलिए सी को भी एक बार देख लेते हैं। तो प्रतीकों को परस्पर बदलने के बाद जो सी है वह 52 जमा 36 गुना 9 भाग 3 माइनस 1, ये 210 के बराबर होना चाहिए। 52 जमा 36 गुना 3 माइनस 1, अब इन दोनों को गुना करेंगे। 52 जमा 108 माइनस 1, ये रहेगा मेरे पास 160 और 1, ये आएगा 159, जो कि 210 के बराबर नहीं है। तो चलिए डी विकल्प की ओर चलते हैं। प्रतीकों को परस्पर बदलने के बाद 52 36 माइनस 9 गुना 3 भाग 1 210 के बराबर, इन दोनों को भाग करने पर 52 जमा 36 माइनस 9 गुना 3, यह 210 के बराबर आना चाहिए। यहाँ पर 52 जमा 36 माइनस 27, और इन दोनों को जमा करने पर 88 माइनस 27, जो कि रहेगा 61। तो यह 210 के बराबर नहीं है। तो इसका अर्थ है मेरे पास जो बी विकल्प था वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 49। शहर बी शहर ए के उत्तर में है। तो ये कुछ दिशाओं के बारे में प्रश्न है। सबसे पहले दिशाओं के बारे में ही बात कर लेते हैं। आपको मालूम है यहाँ पर आपका उत्तर, यहाँ पर दक्षिण, यहाँ पर पूर्व और यहाँ पर पश्चिम होता है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है कि शहर बी शहर ए के उत्तर में है। तो शहर बी है कुछ यहाँ पर मान लें। तो शहर ए के उत्तर में है। शहर सी शहर बी के पूर्व में है। तो यहाँ पर आपका शहर सी हो जाएगा। आगे शहर डी शहर सी के उत्तर में है। यहाँ पर डी शहर आ गया। ई डी के पश्चिम में है, तो यहाँ पर ई आ गया। ए के संदर्भ में शहर ई की स्थिति क्या है? तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ई है। तो ऑफ कोर्स ए जो जो शहर ई है वह शहर ए के उत्तर दिशा में है। ई ए के संदर्भ में उत्तर दिशा में है, और सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं इस जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के आखिरी प्रश्न पर। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। यानी इन दोनों में आपस में कुछ संबंध है, वही संबंध इन दोनों में भी है। इसके अनुसार 17 किससे संबंधित होगा? तो पहला है आपके पास 12 और 181, दूसरा है 14 और 200 239। अगर मैं इनको ध्यान से देखती हूँ तो 12 में अगर मैं एक जमा कर दूं और उसका स्क्वायर कर दूं तो ये आएगा 13 का स्क्वायर, जो कि 169 होगा। और अगर मैं इसमें 12 जमा कर दूं तो मेरे पास 181 आ जाएगा। इसी प्रकार 14 में अगर मैं एक जमा करके उसका स्क्वायर कर दूं तो ये 15 का स्क्वायर यानी कि 225, और अगर मैं उसमें 14 को ही जमा कर दूं तो मेरे पास 239 आ जाएगा। यानी कि मेरा तर्क क्या रहेगा? पहली संख्या जमा एक का स्क्वायर जमा पहली संख्या मुझे दूसरी संख्या देती है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 17 और क्वेश्चन मार्क, 17 और प्रश्न चिन्ह। 17 जमा 1
का स्क्वायर जमा 17 यानी 18 का स्क्वायर जमा 17। 18 का स्क्वायर होता है 324 जमा 17, ये मुझे देगा 341 यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 341 आएगा। ऑप्शन डी रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के पूरे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। और स्टूडेंट्स, आप हमारी वेबसाइट www.examsnet.com को ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये वाला और भी बहुत सारे पिछले सालों के एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स और अगले सालों के भी मिल जाएंगे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, कीप शाइनिंग, कीप राइजिंग हाई। दैट्स ऑल फॉर दिस पेपर। अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। बाय।